everyone, welcome back to my channel. Today we are going to complete DNA replication in one short video. In my previous video I have discussed Watson portion in 3 lectures related to DNA replication. तो stay tuned with me and thank you so much for visiting my channel. तो बात करते हैं DNA replication की. DNA replication क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 आइडेंटिकल कॉपी जनरेट करता है डीएनए अपनी ओरिजिनल डीएनए से. इसका कहने का मतलब क्या है? अगर हम लीनियर डीएनए की बात करें जो किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है. हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होता है और वो जो सिंगल स्टैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट. ठीक है, टेम्पलेट एक्ट करते हैं और वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे ये डीएनए अलग हो जाएगा, ये डीएनए अलग हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा एक, और एक क्या हो जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड आ जाएगा, डॉटर स्ट्रैंड आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से एक नया डीएनए फॉर्म हो जाएगा. अब टेम्पलेट कैसे हमारे बेसिस को इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग के थ्रू क्या करता है, बॉन्ड बनाता है. जैसे एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है. थाइमिन सिर्फ एडेनिन से जुड़ सकता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ सकता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ सकता है. तो कम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे जो हमारा पेरेंटल डीएनए है वो इन्फॉर्मेशन देता है डॉटर डीएनए को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, रेप्लिका बनाना, अपनी एक कॉपी बनाना. तो डीएनए यहाँ पे क्या करता है, 2 आइडेंटिकल कॉपी बनाता है अपने ओरिजिनल सेगमेंट को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके. डीएनए हमें पता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या है, मोनोमर्स हैं. ये यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ के क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है अगर हम डीएनए की बात करें, एक फॉस्फेट मोइटी होती है और एक क्या होता है, बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है. कंप्लीमेंटरी बेस पेयरिंग ऑफ दिस बेसिस कीप्स द डबल स्ट्रैंड इंटैक्ट. कैसे, एडेनिन जो है वो थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, थाइमिन एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ग्वानिन से जुड़ता है और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू साइटोसिन से जुड़ता है. तो इस तरह से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं. सेमी कंजर्वेटिव होता है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है न्यू डीएनए में और एक क्या प्रेजेंट होता है, नया स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है. तो सेमी कंजर्व्ड, सेमी मतलब हाफ कंजर्व रहता है यहाँ पे सीक्वेंस, क्योंकि एक स्ट्रैंड किसका है, पेरेंटल डीएनए का है. ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज 1 डीएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड, इट हैज़ 1 स्ट्रैंड फ्रॉम द पेरेंट और अदर स्ट्रैंड क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड होता है. डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट बाय टेकिंग 1 डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल को लेता है और 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं. जैसे ये हमारा डॉटर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ और ये जनरेट हुआ. ठीक है, अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये एक डीएनए बन जाएगा, ये एक डीएनए बन जाएगा जिसके अंदर एक नया होगा और एक ओल्ड होगा. तो ये क्या है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन में हम बात करते हैं, पहले जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, उससे पहले ये माना जाता था कि कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होगा. कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये कंजर्वेटिव हो सकता है, कुछ ने बोला डिस्पर्सिव हो सकता है, कुछ ने बोला सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है. ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका पूरा डीएनए मॉलिक्यूल टेम्पलेट की तरह क्या करे, यहाँ पे एक्ट करेगा. जैसे ये है और ये है, ये पूरा अगर टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा तो ये 2 स्ट्रैंड बनाएगा और वो 2 स्ट्रैंड अलग से ज्वाइन होकर क्या बना देंगे, एक नया डीएनए बना देंगे. और जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो अलग से रह जाएगा. पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होगा, वो अलग डीएनए फॉर्म करेगा और जो नया स्ट्रैंड होगा वो अलग डीएनए फॉर्म करेगा. तो इसमें क्या हो गया, पेरेंटल स्ट्रैंड फुल्ली कंजर्व्ड है, फुल्ली प्रिजर्व रह गया, इसलिए इसको कंजर्वेटिव डीएनए बोला गया. डिस्पर्सिव में ये बोला गया कि जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं और फिर वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, और जब ये रीअसेंबल होते हैं तो उसमें कुछ फ्रेगमेंट होते हैं जो पेरेंटल डीएनए के होते हैं, कुछ होते हैं जो नए डॉटर डीएनए के होते हैं. तो इस तरह से ये डिस्पर्सिव मैनर में बाइंड होके एक नया डीएनए बनाते हैं जिसमें कुछ पेरेंटल पार्ट है, कुछ हमारा नया डॉटर पार्ट है. ठीक है, तो इसको बोला गया डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव क्या बोलता है, सेमी कंजर्वेटिव बोलता है
कि इसमें जो डीएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और एक नया डॉटर स्ट्रैंड बना देगा। पर वो जो डॉटर स्ट्रैंड है वो हमेशा किसके थ्रू, किसके साथ हेलिक्स बनाएगा, पेरेंटल के साथ। तो यहाँ पे जब नया डीएनए बनता है तो उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पे पेरेंटल एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है, मतलब सेमी हाफ कंजर्व हो गया है यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि डीएनए कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है या सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, मेजल्सन एंड स्टॉल ने डीएनए रेप्लिकेशन पे एक क्या किया, एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे डीएनए को एक मीडियम में ग्रो करवाया, ऐसा मीडियम जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन का आइसोटोप N15 लिया था। अब N15 क्या होता है, हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू N14 के, ठीक है। तो जब उन्होंने इस मीडियम में ग्रो करवाया किसको, डीएनए को, और सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज़ किया उन्हें। सेंट्रीफ्यूज़ जब करेंगे तो पैलेट की फॉर्म में आ जाएगा, हमारा अलग अलग बैंड आ जाएंगे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए है उसका एक बैंड आया जो कहाँ पे था, लोअर पोजीशन पे था, क्योंकि जो N15 होती है वो हैवी होती है तो उसकी हाई डेंसिटी होती है, वो नीचे बॉटम पे उसका क्या आया, बैंड आया, ठीक है। और कोई भी अदर बैंड हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया डेट हैड बीन ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग N15, वो एक सिंगल बैंड की फॉर्म में आया क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या था, N15 प्रेजेंट था, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट था। फिर इस हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए को उन्होंने ग्रो करवाया किसने, मेजल्सन एंड स्टॉल ने। किसमें, एक ऐसे मीडियम में जिसमें N14 प्रेजेंट है। N14 क्या होता है, लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू N15 के, ठीक है। ये लाइट होता है और उसमें उसने जब रेप्लिकेट किया और फिर सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करवाया तो यहाँ पे एक बैंड आया। वो बैंड कैसा आया, वो इंटरमीडिएट डेंसिटी का आया, इंटरमीडिएट उसकी डेंसिटी हुई, ठीक है। यहाँ पे जो आते हैं वो हैवी बैंड होते हैं और यहाँ पे जो आते हैं वो लाइट बैंड होते हैं। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी क्यों हुई, क्योंकि हमें पता है जो पेरेंटल डीएनए ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, और जब ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे तो ये एक नया डॉटर डीएनए बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी एक डॉटर डीएनए बाइंड हो जाएगा, इसके साथ भी, जैसे यहाँ पे हमें ब्लू कलर भी दिख रहा है और रेड कलर भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड है N15 कंटेनिंग और एक नया स्ट्रैंड है N14 कंटेनिंग। यहाँ पे भी एक N15 कंटेनिंग है और एक N14 कंटेनिंग है, जिसकी वजह से ना तो ये हैवी रहा ना ये लाइट रहा, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट। अब जो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए है उसको दोबारा से N14 मीडियम में क्या करवाया गया, ग्रो करवाया गया और उसको रेप्लिकेट होने दिया गया। फिर उसको स्पिन किया, स्पिन करने के बाद दो बैंड आते हैं, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी का आता है और एक किसका आता है, हमारा लाइट डेंसिटी का आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें से दो स्ट्रैंड्स यहाँ पे सेपरेट होंगे, ये भी दो स्ट्रैंड होंगे, ये दोनों ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट करेंगे, एक हमारा N15 वाला और एक N14 वाला। यहाँ पे भी एक N15 वाला और एक N14 वाला स्ट्रैंड एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट, ठीक है। अब N15 पे भी एक N14 वाला आ जाएगा, N14 पे भी क्या आ जाएगा, N14 वाला आ जाएगा। कम जो हमारा नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा N15 के साथ N14 वाला आ जाएगा और N14 के साथ भी N14 वाला आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो हमारे ऐसे डीएनए बनेंगे जो प्योर डीएनए होंगे, मतलब जो ऐसे डीएनए होंगे जो N14 को ही केवल क्या करेंगे, कंसिस्ट करेंगे, जैसे ये डीएनए और ये डीएनए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, लाइट डीएनए होंगे क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, N15 नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा ये डीएनए बच गया ये हाइब्रिड है, तो दो हाइब्रिड आएंगे यहाँ पे, एक ये वाला हाइब्रिड और एक ये वाला, जिसके अंदर N15 प्रेजेंट होगा, एक स्ट्रैंड कंसिस्ट करेगा N15 और एक स्ट्रैंड कंसिस्ट करेगा N14। तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बैंड आएंगे, दो तरह के बैंड आएंगे, एक इंटरमीडिएट और एक लाइट डेंसिटी वाले बैंड आएंगे। अब हम नाइट्रोजन को ही क्यों एज आइसोटोप यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है या डिस्पर्सिव है या फिर कंजर्वेटिव है, क्योंकि N जो है, नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े कि डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, तो इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम नाइट्रोजनस बेसिस का यूज़ करते हैं। अब उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने N14 के अंदर दोबारा से क्या किया, डीएनए को ग्रो करवाया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये N15 वाला सेपरेट हो जाएगा और N14 वाला सेपरेट हो जाएगा। N14 वाला यहाँ पे क्या होगा, N14 और N14 दोनों ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, यहाँ पे भी N14 और यहाँ पे भी N14, और यहाँ पे क्या होगा, एक N15 वाला होगा और एक N14 वाला होगा। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसके साथ क्या आएगा, N14 वाला,
इसके साथ भी N14 वाला आएगा, क्योंकि कल्चर किस में कर रहे हैं, N14 मीडियम में कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा, N14 एंड N14, यहाँ पे भी N14 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, N14, इसके साथ भी N14 आएगा और इसके साथ भी N14 आएगा। तो हमें क्या दिखा कि दो डीएनए जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना पेरेंटल स्ट्रैंड होगा जो N15 कंसिस्ट करेगा, एक नया होगा जो N14 कंसिस्ट करेगा। बाकी जितने डीएनए होंगे उन सब के अंदर सिर्फ क्या होगा, N14 होगा, क्योंकि जो पेरेंटल डीएनए था उसके अंदर भी क्या था, N14 था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जब भी नया डीएनए बनता है, न्यू डीएनए बनता है, तो उसके अंदर एक होता है, वन स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और एक न्यू स्ट्रैंड होता है जो क्या होता है, डॉटर स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पेरेंट का एक स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, एक नया बनता है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का। ये किसने एक्सप्लेन किया, मेजल्सन एंड स्टोल ने एक्सप्लेन किया। कब किया, 1958 में किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन की। डीएनए के कितने टाइप होते हैं रेप्लिकेट करने के, उसको बोलते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह का डीएनए मिलता है। जैसे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बट वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उनके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है उसको थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं। रोलिंग सर्कल जो रेप्लिकेशन होता है वो किसके अंदर होता है, वायरसेस के अंदर होता है। उनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए ही प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और कुछ जैसे एफ फैक्टर होता है हमारा बैक्टीरिया का, उसके अंदर भी क्या होता है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है। लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, जिसमें डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा रेप्लिकेशन की। तो देखो, जब हम थीटा रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वो इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। उसमें एक लोकेशन पे क्या प्रेजेंट होता है, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए क्या रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। अब ओराई के ऊपर हमें पता है क्या बाइंड होते हैं हमारे रेप्लिकेशन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन बाइंड होते हैं। तो वो जो प्रोटीन बाइंड हो रहे हैं वो क्या करते हैं, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इस तरह से प्रेजेंट है, ये हमारा सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रैंड क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। यहाँ पे स्ट्रैंड क्या हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। ठीक है, ओपन हो गए मतलब ये यहाँ पे सिंगल डबल स्ट्रैंडेड से किस में कन्वर्ट हो गया है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब यहाँ पे क्या बन गया है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, रेप्लिकेशन फोक बन गया है। यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक बन गया, हेलिकेज एंजाइम एक्ट करते हैं। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम एक्ट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एंजाइम्स एक्ट करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्राइमर के ऊपर क्या करता है, एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। तो ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। अब ये पूरे डीएनए में बनेंगे कि ये हमारा जो डीएनए है ये ओपन होता जाएगा, इस तरह से ये हमारा ओपन होता जाएगा और एक नया डॉटर स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो अब एंड पॉइंट पे क्या होगा कि हमारे कैटिनेटेड स्टेट में आ जाएंगे। ये कैटिनेटेड स्टेट क्या होती है, जिसमें दो सर्कुलर डीएनए ओवरलैप करते हैं। जिसमें क्या होता है, दो सर्कुलर डीएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ये क्या है, कैटिनेटेड स्टेट है, कैटिनेटेड स्टेट है। तो इस स्टेट को हटाने के लिए, मतलब दोनों सर्कुलर डीएनए को अलग अलग करने के लिए हमें यहाँ पे टोपोआइसोमरेज चाहिए होता है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे कट लगाता है और एक जो हमारा सर्कुलर डीएनए है उसको दूसरे में से निकाल के दो अलग हमारे डीएनए क्रिएट करता है, जो दोनों ही क्या होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, न्यू डीएनए आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा थीटा रेप्लिकेशन। तो थीटा रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा, थीटा रेप्लिकेशन में हमने देखा कि यहाँ पे जो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, टेम्पलेट भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, कोई ब्रेक नहीं क्रिएट होगा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में। नंबर ऑफ रेप्लिकॉन कितने होंगे, सिंगल, मतलब एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिंगल ओराई प्रेजेंट होगा। देखो, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन की बात करें तो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है, जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है वो किसके अंदर होता है, वायरसेस के अंदर होता है। और जो एफ फैक्टर होता है हमारा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा इस तरह से सर्कुलर होगा डीएनए, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज होता है डीएनए के अंदर, कट लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के अंदर क्या लगता है, कट लगता है। तो
जस्ट ए मिनट, ये हमारा डीएनए होगा, अंदर वाला सर्कुलर रहेगा, बाहर वाले में कट लग जाएगा। फोस्फेट जो 5 प्राइम एंड पे फोस्फेट ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ओपन हो जाएगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे 3 प्राइम एंड पे डीएनटीपीस आके बाइंड होती हैं, ठीक है, इस पे आके डीएनटीपीस बाइंड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये हमारा सर्कुलर डीएनए रहेगा और ये बाहर निकलता रहेगा, ये बाहर निकलता रहेगा स्ट्रैंड, और एक नया हमारा डीएनए यहाँ पे क्रिएट रहेगा, होता रहेगा 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से होते होते एंड पॉइंट पे क्या होगा, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे 3 प्राइम एंड आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या था, ओल्ड डीएनए था, और जो ये बाहर वाला था ये लीनियर फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लीवेज क्रिएट हुआ, क्लीवेज क्रिएट हुआ। तो एंड पॉइंट पे ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, एक पेरेंटल डीएनए हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा। इस तरह से होता है रोलिंग सर्कल जो रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ब्रेकेज लगता है, यस। एक हमारा जो आउटर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड ब्रेक हो जाते हैं, उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। नंबर ऑफ रेप्लिकॉन, इसमें भी एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक सिंगल ओराई होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। 1 सर्कुलर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है इसमें और एक लीनियर मॉलिक्यूल, जो ये बाहर निकल गया, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है जो बाद में सर्कुलराइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है लीनियर जो हमारा यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है। ये किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। हमारा डीएनए कैसा होता है, हेलिकल डबल हेलिक्स होता है। तो यहाँ पे जो डबल हेलिक्स है वो हेलिकेज एंजाइम के थ्रू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो किसके बीच में प्रेजेंट थे, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट थे। तो ये जो हमारा स्टैंड होता है ये भी किसकी तरह एक्ट करता है, टेम्पलेट की तरह, और ये भी टेम्पलेट की तरह, और नए डॉटर डीएनए फॉर्म कर देता है। ये भी डॉटर डीएनए है, ठीक है, ये भी डॉटर डीएनए है, 2 डॉटर डीएनए बन गए, पर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर एक पेरेंटल रहेगा और एक क्या रहेगा, डॉटर डीएनए रहेगा। तो हमारा जो लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है वो कौन से, किस टाइप के डीएनए टेम्पलेट को कंसिस्ट करता है, लीनियर। यहाँ पे ब्रेकेज होता है, नहीं कोई ब्रेकेज नहीं होता, बस यहाँ पे क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जो रेप्लिकॉन है, बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं, एक क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकॉन हो सकते हैं, किसमें, हमारे यूकैरियोट्स के अंदर, बट वो 10 kb की डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल होता है, और 2 लीनियर मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कैसे पता चला कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। जब मेजेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसके बाद हमें क्लियर हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग मोड होते हैं रेप्लिकेशन के, थीटा मॉडल, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और लीनियर रेप्लिकेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, केमिकल कौन कौन से चाहिए, ठीक है। वही है केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम डीएनए को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो डीएनए की सिंथेसिस के लिए 2 सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। एक होते हैं 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएनटीपीस बोलते हैं। जैसे DATPs, ठीक है, DCTP, DGTP और DTTP, ठीक है। तो ये क्या है, एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये थायमिन है, ठीक है। ये क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट और थायमासाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है, 4 डिफरेंट डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। और क्या चाहिए हमें, प्राइमर और टेम्पलेट का जंक्शन चाहिए, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें क्या फॉर्म करने के लिए, अपने नए डीएनए को बनाने के लिए। तो देखो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, जिसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। जो फॉस्फेट डायरेक्टली यहाँ पे किसके साथ बाइंड होती है, हमारी पेंटोज शुगर के साथ बाइंड होती है, वो होती है अल्फा फॉस्फेट। उसके बाद वाली होती है गामा फॉस्फेट, और उसके बाद वाली होती है बीटा फॉस्फेट, और सबसे लास्ट वाली होती है गामा फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे एडेनिन शो किया गया है, यहाँ पे साइटोसिन भी हो सकता है, यहाँ पे ग्वानिन भी हो सकता है, और यहाँ पे थाइमिडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी चारों में से नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। यहाँ पे डीऑक्सी
राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे राइबोज दिखाई गई है, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो ये राइबोज शुगर होती है, और राइबोज शुगर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे कार्बन के, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ी होती है, और 1st कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का। अब देखो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे इस तरह से होता है हमारा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। ये होता है हमारा टेम्पलेट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा टेम्पलेट होता है, दिस इज टेम्पलेट, और ऊपर जो हमें दिख रहा है वो क्या है, प्राइमर है। अब प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हमारा जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज़ हो जाती है, तो हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाती है, और जैसे इसको रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे रह जाएंगे। तो जो आने वाला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, मतलब कि DNTP है, उसके अंदर जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैक करेगा, अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा जो इस फॉस्फेट के साथ होगी। जो बीटा फॉस्फेट के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कौन सा, अल्फा फॉस्फेट, वो बॉन्ड तोड़ के वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पे क्या निकल जाती है, पायरोफॉस्फेट। क्या निकल जाती है, पायरोफॉस्फेट निकल जाती है। मतलब यहाँ पे जो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, एक बीटा वाला और एक गामा वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये डायरेक्टली बॉन्ड बना लेती है, और ये एडेनिन आके ये थायमिन आके एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर अगेन हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन हो जाता है। फिर एक और DNTP आएगा। अब DNTP का जो अल्फा फॉस्फेट होगा वो बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो इस बेस के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरह से DNA हमारा किस पे सिंथेसाइज होता है, प्राइमर के ऊपर सिंथेसाइज होता है। अब जब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट के बीच में, और जो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड हो रहा है, उस टाइम पे वो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, पायरोफॉस्फेट के हाइड्रोलाइसिस से आती है। ठीक है, यहाँ पे XTP होते हैं। XTP का मतलब क्या है, DNTPs। ठीक है, DNTPs होते हैं, और एक हमारी मोनोफॉस्फेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पायरोफॉस्फेट निकली थी, बीटा और गामा वाली जो फॉस्फेट निकली थी, उनके बीच का बॉन्ड टूट के वो 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती हैं, और जो बॉन्ड टूटने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, यहाँ पे हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जो ये N फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, N+1 में। N+1 में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक और फॉस्फेट आगे बाइंड हो रही है, जो कि क्या है, अल्फा फॉस्फेट है, और 2 फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये जो 2 फॉस्फेट है इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच में हाइड्रोलाइसिस होगा। और कैसे होगा हाइड्रोलाइसिस, जब 2 फॉस्फेट जुड़ी होती हैं तो उनके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो होता है फॉस्फेटेज। यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा और इनको फ्री फॉर्म में रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसका यूज़ कर लिया जाएगा हमारा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए इन DNA की जो हमारी चेन होगी उसके अंदर, जिसकी वजह से DNA का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ DNA पॉलीमरेज की। ठीक है, DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं वो मेन एंजाइम होते हैं जो पॉलीमरेज रिएक्शन शो करते हैं। पॉलीमरेज का मतलब रिएक्शन का मतलब है कि DNTPs को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू बाइंड करना और एक चेन बनाना। ठीक है, वैसे तो DNA पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं जो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, बट जो मेन इनका फंक्शन होता है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन करना, मतलब न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करके एक लॉन्ग चेन ऑफ DNA की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो किस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो, जो DNA पॉलीमरेज होते हैं उनके अंदर सिंगल एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। सिंगल एक्टिव साइट प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, जैसे हम लोक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, जब हम
जब हम एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म की बात करते हैं, जब एंजाइम के एक्शन की बात करते हैं, तो उस पर हमने देखा था कि कोई भी एंजाइम होता है तो उस पर एक सिंगल एक्टिव साइट होती है, ठीक है, और उस एक्टिव साइट में कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो हमारा सबस्ट्रेट है वही फिट हो सकता है। जैसे लॉक और की मैकेनिज़्म होता है, जैसे की होती है एक पर्टिकुलर लॉक की, एक की होगी पर्टिकुलर, ठीक है, उसी तरह फिर भी हमें पता है कि डीएनए के अंदर तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए के अंदर, जिसमें हमारा एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और गुआनिन होता है। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, पर हम बोल रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर तो एक ही एक्टिव साइट है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि ये इन चारों बेसिस को एक ही सिंगल एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाए? तो ये क्या करता है, ये इनके मतलब उस केमिकल स्ट्रक्चर को देखता है जो चारों के बीच में क्या होता है, सेम होता है। जैसे चारों में सेम क्या है, शुगर है, चारों में सेम क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है, बट चारों में डिफरेंट क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट है, ठीक है। इट अकम्प्लिश दिस कैटालिटिक फ्लेक्सिबिलिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द नियरली आइडेंटिकल ज्योमेट्री, इसकी एडेनिन, थाइमिन की, गुआनिन, साइटोसिन बेस पेयर्स की। ये क्या करता है, जो भी इनकमिंग नाइट्रोजनस बेस इनके पास आता है उसके साथ ये जब भी बेस मतलब बॉन्ड बनाता है, जब करेक्ट बेस पेयर आ रहा हो। करेक्ट बेस पेयर का मतलब क्या है, देखो जैसे इस डायग्राम में है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ऑलरेडी हमारा टेम्पलेट के ऊपर थाइमिन प्रेजेंट था। तो यहाँ पे अगर साइटोसिन वाला डीएनटीपी आ जाता तो बॉन्ड बनता ही नहीं, क्योंकि साइटोसिन का कम्प्लीमेंट्री क्या है, एडेनिन है। तो जब यहाँ पे एडेनिन आएगा या तभी यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा। जैसे यहाँ पे एडेनिन था तो यहाँ पे थाइमिन आया तभी बॉन्ड बनेगा, अगर यहाँ पे साइटोसिन आ गया तो बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एडेनिन का कम्प्लीमेंट्री क्या है, थाइमिन है। एडेनिन का कम्प्लीमेंट्री साइटोसिन नहीं है, ना ही ग्वानिन है। ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो। तो देखो कैसे डिस्टिंग्यूश करता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज़ के बीच में। जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप की डीएनटीपीज़ होती हैं, यहाँ पे डीएटीपी हो सकती है, डीसीटीपी हो सकती है, डीजीटीपी हो सकती है, ठीक है, जीटीपी हो सकती है, या डीटीटीपी हो सकती है, ठीक है, उसके बीच में। और आरएनटीपीज़ के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है जो आरएनटीपीज़ होती हैं उनकी कंसंट्रेशन डीएनटीपीज़ के कंपैरिजन में सेल के अंदर 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। फिर भी जो डीएनए है वो सिर्फ किसको बाइंड करता है, डीएनटीपीज़ को बाइंड करता है, ना कि आरएनटीपीज़ को। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज की न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट होती है, मतलब उसकी जो एक्टिव साइट होती है, वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसको वो क्या नहीं कर सकता, अकोमोडेट नहीं कर सकता। जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 अमाइनो एसिड आने वाले डीएनटीपीज़ के शुगर रिंग के साथ क्या बनाते हैं, वेन डर वाल इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि एक वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होता है। तो वो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो शुगर के साथ इंटरेक्ट करेंगे वेन डर वाल इंटरेक्शन के साथ। कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पे वेन डर वाल इंटरेक्शन हो रहा है शुगर और अमाइनो एसिड के बीच में। और जैसे ही शुगर और अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पे वेन डर वाल इंटरेक्शन होता है, तो जो पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के अंदर जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर साइड चेन अमाइनो एसिड में। जैसे ग्लूटामेट अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो एलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामेट की जो आर ग्रुप होता है वो लॉन्ग चेन होता है और एलेनिन का शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए है वो डिस्टिंग्यूश कर लेता है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है डीएनटीपीज़ और आरएनटीपीज़ के बीच में, ठीक है। अब देखो अगर हम मोलिकुलर लेवल पे बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए पॉलीमरेज हमारे हाथ की तरह होता है, ठीक है। इसमें एक थंब रीजन बोला जाता है, एक पाम रीजन और एक फिंगर रीजन बोला जाता है। इट जस्ट रिजेंबल द एनालॉजी ऑफ आवर हैंड, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन है, जैसे हमारा हाथ होता है वैसे ही, मतलब दिखने में सेम है पर ओरिजिन और इसकी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो डीएनए सबस्ट्रेट है इसकी क्लेफ्ट में, इसकी लार्ज हैंड में, पाम में फिट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, नए स्ट्रैंड को फॉर्म करता है। तो देखते हैं कि अलग अलग रीजन का क्या फंक्शन होता है। जैसे पाम का क्या फंक्शन होता है, थंब का क्या फंक्शन होता है और फिंगर का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम पाम डोमेन की बात करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डिफरेंट डोमेन बोला जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 डोमेन होते हैं।
एक पाम डोमेन, एक थंब डोमेन और एक फिंगर डोमेन होता है। तो पाम डोमेन की बात करें तो पाम डोमेन किससे मिलके बना होता है, बीटा शीट से मिलके बना होता है। जैसे हम जब भी किसी प्रोटीन का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा शीट्स होती हैं, अल्फ़ा हेलिक्स होता है सॉरी, एंड बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। तो जस्ट लाइक बीटा प्लेटेड शीट्स यहाँ पे हमारा पाम डोमेन भी कैसा है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रोटीन का, कौन, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पाम डोमेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बीटा शीट्स प्रेजेंट है, और ये मेन कैटालिटिक साइट है, ठीक है, जो मेन फंक्शन परफॉर्म करेगी न्यू डीएनए सिंथेसिस में। इस रीजन में डीएनए के दो मेटल आयंस बाइंड होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, डाईवेलेंट मेटल आयंस। डाई का मतलब क्या है, 2। अब वैलेंसी क्या है, 2 वैलेंसी है इसकी। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव आता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। जिंक के ऊपर भी 2 पॉजिटिव है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो ये डाईवेलेंट मेटल आयंस है, मतलब इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। That alter the chemical environment around the correctly base pair DNTPs and the 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द प्राइमर। तो ये डाईवेलेंट जो मेटल आयंस हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पाम रीजन में। पाम रीजन में एक तो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि इसमें बीटा शीट प्रेजेंट है, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे डाईवेलेंट मेटल आयंस प्रेजेंट है, डाईवेलेंट मेटल आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये काम क्या करती हैं ये मेटल आयंस, ये इन्वायरमेंट चेंज करती हैं, किसका, जहाँ डीएनटीपीस का, और जो भी हमारे प्राइमर पे 3' एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है उसके अराउंड ये क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं। कैसे करती हैं, एक मेटल आयन तो एफिनिटी रिड्यूस कर देता है। मैंने बोला ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इससे बाइंड हो रही है। तो हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देती है, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन पे सिंगल आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये जो एफिनिटी है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के लिए, इसको तोड़ेगा कौन, इसको हमारा जो ए मेटल है वो तोड़ देगा। वो क्या करती है, इस एफिनिटी को तोड़ देती है, और जो हमारी इनकमिंग डीएनटीपी होती हैं उसमें जो अल्फ़ा फोस्फेट होती है वो अल्फ़ा फोस्फेट बीटा के साथ बॉन्ड तोड़ देती है। बीटा के साथ बॉन्ड तोड़ने के बाद जो अल्फ़ा फोस्फेट है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है ऑक्सीजन के साथ और वो एक बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। और जो सेकंड मेटल आयंस है वो क्या करती है, वो कोऑर्डिनेट करती है नेगेटिव चार्ज बीटा फोस्फेट और पायरोफोस्फेट का। जब अल्फ़ा फोस्फेट बीटा फोस्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ेगी तो बीटा एंड गामा है वो बच जाएंगी एज अ पायरोफोस्फेट फॉर्म, ठीक है, पायरोफोस्फेट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगी, हमारी सेकंड मेटल स्टेबलाइज करेगी, ठीक है। देखो जो हमें ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर ये एक्टिव साइट है हमारी किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। इसके अंदर हमें 2 मेटल आयन दिख रहे हैं, मेटल आयन ए और मेटल आयन बी। तो मेटल आयन ए क्या करता है, हमारा जो 3' एंड है, 3' एंड पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो हाइड्रोजन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किस पे, अल्फ़ा फोस्फेट पे। और अल्फ़ा फोस्फेट पे अटैक करने के बाद हमारी जो ये पायरोफोस्फेट है बीटा एंड गामा ये रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है किस पे, बीटा फोस्फेट की ऑक्सीजन पे, जिसको स्टेबलाइज कौन करता है, मेटल आयन बी स्टेबलाइज करता है। अब हमारा जो पाम डोमेन है इसका फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है, ये कैटालिसिस करवाता है, जैसे हमने देखा यहाँ पे डीएनटीपीस को बाइंड करता है, ठीक है, और यहाँ पे पायरोफोस्फेट को भी स्टेबलाइज करता है। दिस रीजन ऑफ द पॉलीमरेज मेक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्टैक्ट विद बेस पेयर। देखो डीएनए के 2 ग्रुव्स होते हैं, एक मेजर ग्रुव एक माइनर ग्रुव। तो माइनर ग्रुव के अंदर बेस पेयरिंग करने में हेल्प करता है। दीज कॉन्टैक्ट आर नॉट बेस स्पेसिफिक नहीं होते, ये जो रिसेंटली एडेड न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनके करेक्ट बेस पेयर के बेसिस पे नेक्स्ट बेस पेयर आता है, ठीक है। अगर मिसमैच्ड डीएनए होगा तो आगे हमारा जो कैटालिसिस है वो स्लो हो जाएगा, आगे ये बेस पेयर को ऐड नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ फिंगर्स क्या होता है। यहाँ पे फिंगर आ गई, ये बहुत सारे रेजिड्यू होते हैं किसके अंदर, फिंगर्स के अंदर, जो बाइंड करते हैं इनकमिंग डीएनटीपीस के साथ। जैसे ही करेक्ट बेस पेयर फॉर्म होता है
इनकमिंग डीएनटीपीज़ के साथ और जो पहले से डीएनटीपी प्रेजेंट थी उनके साथ। तो ये क्या कर देता है, कैटालिसिस को स्टिमुलेट कर देता है। और जो मेटल आयंस हैं, जो मेटल आयन है, कैटालिटिक मेटल आयंस हैं ए और बी, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आता है ये इनकमिंग डीएनटीपीज़ को। तो फिंगर का काम क्या है, डीएनटीपीज़ को किससे मिलवाना, मेटल आयन ए और बी से मिलवाना। ठीक है, ये टेम्पलेट रीजन को भी असेंबल करता है, एसोशिएट करता है और 90 डिग्री का टर्न क्रिएट करता है किसमें, फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन में फर्स्ट और सेकंड बेस के अंदर, ताकि वो एक्सपोज हो उसकी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट टेम्पलेट को एक्सपोज करवाता है। जैसे ही प्राइमर कैटालिटिक साइट पे फॉर्म होगा और कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो कि प्राइमर से बाइंड होना है या टेम्पलेट से बाइंड होना है, उसको ये रिमूव करने के लिए क्या करवाता है, फर्स्ट टेम्पलेट के बेस को एक्सपोज करवा देगा। तो मेन काम इसका क्या होता है, ये हेल्प करता है, कैटालिटिक रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, थंब रीजन। थंब रीजन क्या करता है, ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है जो रिसेंटली सिंथेसाइज हुआ है। इसके दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट क्या है, करेक्ट पोजीशन मेंटेन करेगा प्राइमर की, और जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट होगी उसकी पोजीशन करेक्टली मैच करेगा। सेकंड, ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट करेगा डीएनए पॉलीमरेज में और उसके जो सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज का, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, डीएनटीपीज़। तो उनके बीच में ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से टेम्पलेट जंक्शन पे डीएनटीपीज़ बाइंड हो पाते हैं और नया स्ट्रैंड बन पाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज का जो फिंगर वाला रीजन है वो क्या करता है, वो 40 डिग्री रोटेशन क्रिएट करता है डीएनए के हेलिक्स में। ठीक है, डीएनए के हेलिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ हेलिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ओ हेलिक्स क्लोज हो गया, यहाँ पे ओ हेलिक्स ओपन हो गया। ठीक है, जब ओपन कन्फर्मेशन में होता है ओ हेलिक्स, तो जो हेलिक्स है वो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड से डिस्टेंट होता है, दूर होता है। जैसे ही पॉलीमरेज क्लोज्ड कन्फर्मेशन में आएगा, जैसे ही किस में आएगा, क्लोज कन्फर्मेशन में आएगा, तो हेलिक्स बहुत सारे इंटरेक्शन क्रिएट करेगा किसके साथ, जो भी हमारा इनकमिंग डीएनटीपीज़ होगा। जैसे ये इनकमिंग डीएनटीपीज़ है, यहाँ पे तो हमारा हेलिक्स दूर प्रेजेंट है, पर जैसे ही क्लोज होगा, क्लोज कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होगा, तो इनकमिंग डीएनटीपी क्लोज एसोसिएशन क्रिएट करेगा और बॉन्डिंग बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्या है, हमारी एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिव साइट ऑफ पॉलीमरेज, जो किसके साथ है, इंटरेक्ट कर रही है शुगर मोइटी के साथ। जो शुगर मोइटी प्रेजेंट है किसमें, डीएनटीपी में, उसके साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, वैन डेर वाल इंटरेक्शन क्रिएट कर रही है। तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टायरोसिन स्टैकिंग इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, देखो ये स्टैकिंग इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है डीएनटीपीज़ के बेस के साथ, और दो चार्ज रेजिड्यू हैं, दो मेटल आयंस हैं जो ट्राइफॉस्फेट के साथ रिएक्शन क्रिएट करेंगी। ठीक है, जिसके बाद हमारे डीएनटीपी यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे और नया डीएनए बन जाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ठीक है, उसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कितने एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब एंजाइम प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे बाइंड करता है, तो हर बार वो कितने डीएनटीपीज़ मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, प्रोसेसिविटी। ए हाईली प्रोसेसिव पॉलीमरेज इंक्रीज द ओवरऑल रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस 10,000 फोल्ड इंक्रीज कर देता है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। तो जो प्रोसेसिविटी होती है ना डीएनए पॉलीमरेज की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लाइडिंग क्लैंप के ऊपर डिपेंड करती है। स्लाइडिंग क्लैंप एक मशीनरी है जो डीएनए पॉलीमरेज को एसोशिएट रखती है किसके साथ, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के साथ। अदरवाइज जो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनटीपीज़ को बाइंड करने के बाद डिसोशिएट होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिविटी कम हो जाती है। पर जो हमारा स्लाइडिंग क्लैंप होता है, क्लैंप लोडर होता है, वो उसको हेल्प करता है कि वो एसोशिएट रहे किसके साथ, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा डीएनटीपीज़ को बाइंड करें। ठीक है, तो जैसे ही हमारा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है, तो वो कैसे बाइंड करता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में बाइंड करता है। इस इंटरेक्शन में ये कैसे इंटरेक्ट करेगा, फॉस्फेट बैकबोन के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, और जब ठीक है, और जो हमारा थंब डोमेन होता है, थंब डोमेन वो
किसका, डीएनए पॉलीमरेज का, वो तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ इंटरेक्शन शो करता है, और जो हमारा पाम डोमेन होता है वो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन शो करता है। और जो ये इंटरेक्शन है ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में इंटरेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए वो ईजिली पॉलीमरेज के अंदर से मूव कर जाता है, पाम रीजन से ईजिली मूव कर जाता है। तो ईच टाइम ए न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द प्राइमर स्ट्रैंड, डीएनए पार्शियली रिलीज फ्रॉम द पॉलीमरेज, रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं माइनर ग्रुप के साथ और वो टूट जाते हैं क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट होगा, ठीक है। पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है थंब रीजन का, जो किससे है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ है, डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप के साथ, वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से वो फिसलता नहीं है डीएनए एकदम से, बट जैसे जैसे पार्ट फॉर्म होता जाता है वो वहाँ से निकलता जाएगा। तो डीएनए देन रैपिडली रीबाइंड टू पॉलीमरेज इन ए पोजीशन दैट इज शिफ्टेड बाय वन बेस पेयर। तो एक बेस पेयर ऐड हुआ, एक बेस पेयर से वो बाहर जाता जाएगा, एक बेस पेयर ऐड होता जाएगा, एक बेस पेयर बाहर आता जाएगा। और ये किस मैनर में होता है, सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक मैनर में होता है, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फॉलो नहीं करता है। तो इसकी प्रोसेसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ एसेसरी प्रोटीन चाहिए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन, ठीक है, क्लैंप प्रोटीन। अब स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन को लोड करने के लिए क्या होते हैं, क्लैंप लोडर होते हैं, क्लैंप लोडर होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे बीटा क्लैंप होते हैं, जो किसका पार्ट फॉर्म करते हैं, जो हमारे पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम का पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब यूनिट होते हैं इसलिए इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। तो पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके अंदर ही बीटा क्लैंप होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप का जो काम करते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, पीसीएनए, पीसीएनए क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये रिंग शेप के होते हैं जो डीएनए को इनसर्कल कर लेते हैं और पॉलीमरेज के साथ बाइंड रहते हैं और उसको डिटैच नहीं होने देते, ठीक है। इनको लोड करने के लिए क्या होता है, क्लैंप लोडर होता है। और जो ये क्लैंप लोडर होता है ये एटीपी का यूज़ करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्लैंप लोडर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लैंप लोडर होता है गामा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हमारे यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में होता है आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। ये किसका काम करता है, क्लैंप लोडर का काम करता है यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। और प्रोसेसिविटी की बात करें तो हायर प्रोसेसिविटी किसकी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जब हम बात करें तो इसकी हायर प्रोसेसिविटी है, ये एक टाइम पे 1000 के आसपास न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो इसकी लो प्रोसेसिविटी होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये 20 to 50 न्यूक्लियोटाइड्स को एक बार ऐड कर सकता है जब ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से बाइंड होगा। ये मेन इसका फंक्शन क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रिपेयर करना और प्राइमर को रिमूव करना। यूकैरियोट्स में बात करें तो हमारा जो पॉलीमरेज डेल्टा है और पॉलीमरेज एप्सिलॉन है ये दोनों ही हाईली प्रोसेसिव एंजाइम होते हैं, क्योंकि एक लीडिंग स्ट्रैंड पे एक्ट करता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड पे एक्ट करता है बाय बाइंडिंग विद पीसीएनए, जो कि एक स्लाइडिंग क्लैंप है, ठीक है। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करता है, प्रोसेसिविटी को बढ़ाता है किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की, उसको डिसोशिएट नहीं होने देता प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन से। अब देखो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीमरेज 1 होता है जो किसका काम करता है, जो प्राइमेज का काम करता है, मतलब ये आरएनए प्राइमेर सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की कैपेबिलिटी होती है कि वो आरएनए प्राइमर पे जब तक 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री स्टेट में ना हो तब तक वो डीएनटीपीज को बाइंड नहीं कर सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज को अपनी पॉलीमेरिक एक्टिविटी शो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमर की जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स मतलब ई कोलाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर पॉलीमरेज फर्स्ट होता है जिसकी सब यूनिट सिंगल सब यूनिट होती है, और ये क्या करता है, प्राइमेज का काम करता है, आरएनए प्राइमर को प्राइमेज का काम नहीं करता, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है जब हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। और डीएनए रिपेयर का काम करता है। सेकंड जो होता है ये डीएनए रिपेयर करता है, मतलब
प्रूफ रीडिंग का काम करता है। जब भी मिसमैच यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी तो ये डीएनए रिपेयर का काम करेगा। जो थर्ड एंजाइम है उसमें कोर होता है, 2 कोर होते हैं, एक लैगिंग स्ट्रैंड से बाइंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड से बाइंड होता है। तो ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। होलो एंजाइम भी क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो पॉलीमरेज 4th होता है डीएनए रिपेयर करेगा, ठीक है। और हमारा 5th ट्रांसलेशन सिंथेसिस करेगा। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमारा क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमरेज अल्फा होता है। पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है, डीएनए तो ये प्राइमेज की तरह एक्ट करेगा। ये इसकी 4 सब यूनिट होती हैं। बीटा जो है वो बेस एक्सीजन रिपेयर करेगा, मतलब अगर कहीं पे भी रॉन्ग बेस पेयरिंग होगी, मिसमैच्ड बेस पेयर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे ये कट लगा देगा और उसको रिमूव कर देगा। जो गामा है इसकी 3 सब यूनिट होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करता है और रिपेयर करता है। डेल्टा जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसाइज करता है, और जो एप्सिलॉन होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसाइज करता है। थीटा जो होता है डीएनए रिपेयर करता है क्रॉस लिंक्स में, ठीक है। तो ये हमारे मेन हमारे क्या है, यूकैरियोटिक पॉलीमरेज है जो डीएनए सिंथेसिस में या रेप्लिकेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे बार बार स्टडी करेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3rd है बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में ये एक होलो एंजाइम होता है। तो इसमें 3 मेन चेंज होती हैं। 3 तो इसके फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं, 3 फंक्शनल मॉड्यूल्स बोल सकते हैं या 3 फंक्शनल डोमेन्स बोल सकते हैं, ठीक है। 3 फंक्शनल डोमेन क्या होते हैं, एक तो इसका होता है, हमने बात करी थी कि कोर रीजन होगा, ठीक है। पॉलीमरेज 3rd का क्या होता है, कोर रीजन होता है जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाम रीजन बोलते हैं। तो ये कैटालिसिस करता है, ठीक है। सेकंड स्लाइडिंग क्लैंप होता है। स्लाइडिंग क्लैंप जो बीटा डाइमर का बना होता है, ठीक है, बीटा डाइमर होता है। एक तीसरा होता है क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर, ठीक है। ये गामा कॉम्प्लेक्स होता है, गामा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो जो कोर कॉम्प्लेक्स की बात करें, पॉलीमरेज 3rd कोर की बात करें, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है, इसमें 3 सब यूनिट होती हैं। इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है अल्फा, ठीक है। ये किसका है, डीएनए ई जीन का प्रोडक्ट होती है ये क्या, अल्फा सब यूनिट। ये क्या करती है, पोलिमराइजेशन करती है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखती है। एक होती है एप्सिलॉन, ठीक है। ये किसका है, डीएनए क्यू जीन का क्या होती है, ये प्रोडक्ट होती है। ये प्रूफ रीडिंग करती है 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करती है, जहाँ पे 3' to 5' में ये प्रूफ रीडिंग करेगी, और कोई भी मिसमैच पे बेस पेयर इसको प्रेजेंट मिलेगा तो इसको ये मतलब उसका बॉन्ड तोड़ के और इसको रिमूव कर देगी। तो 3' to 5' डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करती है। थीटा होता है एक जो होल ई जीन का प्रोडक्ट होता है। ये एप्सिलॉन सब यूनिट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और उसकी प्रूफ रीडिंग को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और स्लाइडिंग क्लैंप जिसमें हमने बात करी कि बीटा डोमेन प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये डाइमेरिक रिंग होती है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये पॉलीमरेज 3rd जो कोर एंजाइम है उसको डीएनए के ऊपर हेल्ड करता है, और स्लाइडिंग क्लैंप होने की वजह से ये उसकी क्या बढ़ा देता है, प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, यूकैरियोटिक पीसीएनए के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो भी क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप होता है यूकैरियोट्स के अंदर। और एक होता है क्लैंप लोडर, गामा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। ये हमारा एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है और ये स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करवाता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गामा सब यूनिट होती हैं जो 3 होती हैं, 3 सब यूनिट होती हैं जो एटीपीएस एक्टिविटी शो करती हैं। एक डेल्टा होता है, एक डेल्टा डैश होता है, ठीक है। डेल्टा और डेल्टा प्राइम जिसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज्ड, जो हमारी बीटा क्लैंप रिंग है उसको ओपन करता है और क्लोज करता है। एक इसमें साई होता है, एक झाई होता है, झाई एंड साई। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है किसके ऊपर, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर, जब हमारा डबल हेलिकेज काम कर चुका होगा उसके बाद। हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में होता है। तो हमारे 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। जैसे ही हमारा डीएनए, देखो अब हम डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में देख के इसको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उस पर क्या होता है, हमारा कॉन्टीन्यूस मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन होता है, उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, बाद में उनको लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है।
करता है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, जस्ट मिनट, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा डीएनए को सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में करेगा, सिंथेसाइज तो करेगा वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में, ठीक है, सिंथेसाइज तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में करेगा, बट वो रीड जब करता है, टेम्पलेट को रीड करता है, तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में रीड करता है, ठीक है, 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में रीड करता है। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम एंड पे प्राइमर प्रेजेंट होता है, आरएनए प्राइमर प्रेजेंट होता है, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो उसको रीड करता है पहले। तो देखो, अब एक तो ये स्ट्रैंड है, ये जो ग्रे कलर में हमें दिख रहा है, एक तो ये स्ट्रैंड है डीएनए का जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, दूसरा ये स्ट्रैंड है जो ग्रे कलर में दिख रहा है, ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, तो ये तो रन करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और ये रन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब हमने बोला कि वो सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, मतलब इस स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए बना है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, टुवार्ड्स द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, टुवार्ड्स द वाई फोर्क, ठीक है, सॉरी, टुवार्ड्स द वाई फोर्क, ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं, रेप्लिकेशन फोर्क के टुवार्ड्स बन रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, और यहाँ पे डीएनए इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम इस डायरेक्शन में और 3 प्राइम इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे 5 प्राइम इस डायरेक्शन में या 3 प्राइम इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और वो रीडिंग कहाँ से कहाँ करता है, 3 प्राइम से रीड करना स्टार्ट करता है और 5 प्राइम की तरफ रीड करता है। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, और लैगिंग की क्या होती है हमारी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है, क्योंकि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ईजिली सिंथेसाइज कर लेता है डीएनए को, ये डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है, ठीक है। बट जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड को क्या जरूरत पड़ेगी, सिंगल आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, सिंगल आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, इसको सिंगल आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। तो पोलरिटी भी हमारी जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो क्या होगी, उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी और कॉन्टीन्यूस होगी। पर जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, इस वाले स्ट्रैंड की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जस्ट अ मिनट, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे हमारी टेम्पलेट की ओरिएंटेशन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। टुवार्ड्स द फोर्क इसकी क्या है, हमारी ओरिएंटेशन है। बट जब स्ट्रैंड बनेगा तो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा। रीड तो डीएनए 3 प्राइम टू, देखो रीड तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, बट जब वो सिंथेसाइज करता है नए डीएनए को तो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में करता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन से स्टार्ट करके वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब वैसे तो स्टार्ट तो यहाँ पे होगा पर उसकी डायरेक्शन ये इस तरह की होगी, सिंथेसिस हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो सिंथेसाइज करेगा, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में करेगा, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और ये डिसकॉन्टीन्यूअस, ये क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, शॉर्ट फ्रेगमेंट बनेंगे यहाँ पे। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की क्या पोलरिटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड्स टुवार्ड्स द फोर्क, टेम्पलेट ओरिएंटेशन क्या है, टुवार्ड्स द फोर्क है, बट सिंथेसिस कहाँ पे होती है इसकी, टुवार्ड्स द फोर्क होती है और कॉन्टीन्यूस होती है और एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। पर जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो इसकी जो हमारी सिंथेसिस हो रही है नई स्ट्रैंड की, वो अवे फ्रॉम फोर्क हो रही है, अवे फ्रॉम फोर्क होती है और डिसकॉन्टीन्यूस होती है। और इस डिसकॉन्टीन्यूस होने की वजह से इसमें हमें बहुत सारे आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैनी आरएनए प्राइमर आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स। और रेप्लिकेशन फोर्क है ये, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जगह पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब कन्वर्ट होता है तो वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। कि फ्रेगमेंट क्या है, शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड
बाय डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन एट लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होने की वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बोला गया है? रेजी ओकाजाकी एंड टोनिको ओकाजाकी जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम के बाद इनको क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। बैक्टीरियल सेल में हर एक ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है उसकी लेंथ 1000 से लेके 2000 न्यूक्लियोटाइड की होती है, मतलब इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स उसमें अटैच होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी लेंथ 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे बनते हैं? लेगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। इनकी पोलरिटी 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में होती है और ये लिंक किए जाते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू और इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड में। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की कि कैसे इनिशिएट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। देखो, रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम बिगेन्स एंड ORI-C। अब पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देखते हैं कि हमारा बैक्टीरिया में कैसा होता है, वायरसेस में कैसा होता है, ठीक है, और हम देखते हैं यूकैरियोट्स में कैसा होता है। देखो, ये हमें दिखाया गया है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेटर्स। रेप्लिकेटर्स क्या होते हैं? रेप्लिकोन्स, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा जो ए डायग्राम है ये किसका है? ई कोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये SV40 जो कि एक वायरस होता है उसके किसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई जो कि एक यूकैरियोट्स है उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? हमारे 5 यहाँ पे 9 मर्स प्रेजेंट होते हैं। 9 मर्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, ठीक है, जो क्या है? DNA बाइंडिंग साइट है, DNA बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, DNA बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। जो हमारा इनिशिएटर प्रोटीन होता है ना किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, मतलब कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो हमारा इनिशिएटर प्रोटीन कौन सा होता है? DNA होता है इनिशिएटर प्रोटीन्स। तो इनिशिएटर प्रोटीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में कहाँ पे बाइंड होगा? 9 मर पे बाइंड होगा। कहाँ पे बाइंड होगा? 9 मर पे बाइंड होगा। और एक हमारे तीन क्या होते हैं? 13 मर्स होते हैं। 13 मर्स क्या करते हैं? यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी होती है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे 13 मर्स और 9 मर्स ये दोनों कंपोज होके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म करते हैं ई कोलाई का। ये कितना होता है? 245 बेस पेयर लॉन्ग होता है। इसको क्या बोला जाता है? जनरली इसको ORI-C बोला जाता है। इसी तरह जो हमारा SV40 होता है, SV40 में हमारे 4 क्या होते हैं? SV40 के अंदर 4 हमारे पेंटामर्स होते हैं, 4 हमारे पेंटामर बाइंडिंग साइट होती हैं। ये क्या होती है? पेंटामर बाइंडिंग साइट होती हैं। ये बाइंडिंग साइट इनिशिएटर प्रोटीन के लिए होती हैं। किसके लिए होती है? इनिशिएटर प्रोटीन के लिए होती हैं जो हमारा DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। और 2 EP साइट्स होती हैं। ये EP साइट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो लेफ़्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में सेम रीड करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट होता है। तो SV40 के अंदर DNA कितना होता है? 65 बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। फिर सैकेरोमाइसिस सेरेविजिया की बात करें जो कि एक यूकैरियोट होता है, इसके अंदर हमारे डोमेन होते हैं जैसे B1 और A डोमेन। ये तो बाइंड करेंगे किसको? इनिशिएटर प्रोटीन्स को, जो क्या करेगा? हमारा किसको बाइंड करेंगे? ORC को। ORC यूकैरियोट्स के अंदर इनिशिएटर प्रोटीन्स होता है, ठीक है। ओपन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कुछ करके इसका एक नाम है। इनिशिएटर प्रोटीन यूकैरियोट्स के अंदर वो बाइंड होता है A और B1 डोमेन के ऊपर, और B2 वो डोमेन होता है जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA कन्वर्ट किया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA में। तो टोटल हम बेस पेयर की बात करें कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कितना लंबा होता है, तो वो 100 बेस पेयर का होता है। रेप्लिकेशन फोर्क स्टडी किया था, तो रेप्लिकेशन फोर्क पे डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पे। तो हम डिफरेंट स्पीसीज़ में, जैसे हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, वैसे ही डिफरेंट स्पीसीज़ में अलग अलग हमारे एंजाइम एक्ट करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क पे, जो कि उनका काम तो सेम ही होता है पर उनका नाम अलग होता है। जैसे ई कोलाई हमारा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। सैकेरोमाइसिस हमारा क्या है? यूकैरियोट है। वीमेन बींग्स भी हमारे क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो हमारा जो रेप्लिकेशन फोर्क पे 4 एंजाइम एक्ट करते हैं। प्राइमेज का काम होता है RNA प्राइमर की सिंथेसिस करना। प्राइमर के बिना DNA पॉलीमरेज क्या नहीं कर सकता? DNTPs को बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। एक हेलिकेज होता है। हेलिकेज क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? देखो, डबल स्टैंडर्ड DNA के बीच में मान लो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, या साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है
हेलिकेज और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। किसको स्टेबलाइज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं। टोपोआइसोमरेज हमारे पॉजिटिव सुपर कोलिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइमेज ई कोलाई के केस में डीएनए जी होता है और हमारा सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई के केस में प्राइमेज PR1 और PRI1 और PRI2 होता है और ह्यूमन बींग्स के केस में प्राइमेज होता है। डीएनए हेलिकेज की बात करें तो डीएनए बी जो होता है ई कोलाई में वो हेलिकेज का काम करता है और हमारा यूकैरियोट्स में MCM27 कॉम्प्लेक्स होता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की बात करें तो SSB होता है किसमें, ई कोलाई में, और यूकैरियोट्स की बात करें तो RPA प्रोटीन होता है। टोपोआइसोमरेज की बात करें तो ई कोलाई के अंदर टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और गायरेज एक्ट करता है और हमारे सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई की बात करें टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में और सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई के केस में। रेप्लिकेशन वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, देन उसकी इलोंगेशन होती है, देन टर्मिनेशन होती है। तो देखते हैं कि कैसे इनिशिएट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इनिशिएट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, पर वो क्रोमोसोम जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और प्लस वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। तो ई कोलाई का क्रोमोसोम में हमने अभी पढ़ा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ORIC बोला जाता है। ORIC में क्या है, 5 तो 9 मर्स प्रेजेंट है और क्या है हमारे 13 मर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 9 मर्स के ऊपर हमारा बाइंड होता है DNA एंजाइम बाइंड होता है जो हमारा क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। और ये कितने बेस पेयर लॉन्ग होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ई कोलाई के केस में 245 बेस पेयर लॉन्ग होता है जिस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैंड सेपरेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि डबल हेलिकल इस मतलब सर्कुलर डीएनए होता है इस तरह से, और उसमें इस तरह से हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। किसके केस में, थीटा रेप्लिकेशन के केस में। और थीटा रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में होता है क्योंकि वो सर्कुलर होता है, ठीक है। ये प्री प्राइमिंग प्रोटीन होता है। जो प्री प्राइमिंग प्रोटीन होता है उसका इंटरेक्शन ORIC के साथ होने की वजह से रेप्लिकेशन बबल बनता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, 4 मॉलिक्यूल होते हैं DNA जीन के जो यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। किससे बाइंड होते हैं, 9 बेस पेयर रिपीट से बाइंड होते हैं। हमने 9 मर रिपीट देखा था, ये 5 बार रिपीट करता है, इससे जाके बाइंड हो जाता है हमारा DNA जो क्या है 4 सब यूनिट कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट DNA प्रोटीन बाइंड कोऑपरेटिवली बाइंड होता है और एक कोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कोऑपरेटिवली बाइंड होने का मतलब क्या है, पहले DNA बाइंड होगा, फिर ये दूसरे को बाइंड करेगा, फिर ये तीसरे को बाइंड करेगा, फिर ये चौथे को बाइंड करेगा। मतलब एक की बाइंडिंग दूसरे की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो ये 20 to 40 पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन से बाइंड होते हैं। फिर क्या होता है, स्ट्रैंड सेपरेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा DNA है वही काम करता है स्ट्रैंड सेपरेशन का काम भी करता है ये, ठीक है। स्ट्रैंड सेपरेशन का काम भी करता है। तो स्ट्रैंड सेपरेशन बिगिन विद द 3 टेंडम। कहाँ पे बिगिन होता है स्ट्रैंड सेपरेशन, 13 मर रिपीट्स पे। 13 बेस पेयर रिपीट जो प्रेजेंट है, 3 बार रिपीट हो रहे हैं ये, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रैंड सेपरेशन हो जाता है और एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है। किसके अंदर, रेप्लिकेशन बबल का मतलब क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि ये सर्कुलर DNA होता है। तो यहाँ पे ये बबल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जब डबल स्ट्रैंडेड DNA किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में। तो पहला स्टेप इसमें क्या आता है, पहला स्टेप आता है यहाँ पे DNA की बाइंडिंग होना। DNA प्रोटीन बाइंड होता है 20 to 40 पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्ग पे, और कहाँ पे, 13 मर रिपीट्स में, 13 बेस पेयर रिपीट्स में, सॉरी 9 बेस पेयर रिपीट्स में। और फिर 13 बेस पेयर रिपीट्स में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्मेशन हो जाती है। ये डायग्राम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइमर के फॉर्म होने से पहले क्या क्या स्टेप होते हैं ई कोलाई क्रोमोसोम में, ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम में। हमने पढ़ा था 254 बेस पेयर लॉन्ग हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, जिसको हम ORIC बोलते हैं, ठीक है। इसमें 5 तो हमारे 9 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं और 3 हमारे 13 बेस पेयर रिपीट्स होते हैं। तो 9 बेस पेयर रिपीट्स के ऊपर हमारा DNA प्रोटीन बाइंड होता है जो कि एक इनिशिएटर प्रोटीन होता है। जो क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन होता है। बाइंड हो गया,
अब ये कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड होता है, मतलब एक बाइंड हो जाएगा तो दूसरे की बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, 2 बाइंड हो जाएंगे तो तीसरे की एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी बाइंड करने की, फिर 4 बाइंड हो जाएंगे। इस तरह से ये डीएनए एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये डीएनए एक कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो 13 बेस पेयर रिपीट्स हैं, जो 3 होते हैं टैंडम रिपीट्स, यहाँ पे क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होने लग जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने लग जाता है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रैंड सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद बाइंड होता है डीएनए बी। डीएनए बी जो कि क्या होता है, डीएनए हेलिकेज होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ता है और रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन करता है, और जैसे ही ये रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन करेगा डीएनए सी प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब जो डीएनए चेन होती है वो इनिशिएट की जाती है बाय शॉर्ट आरएनए प्राइमर के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए प्राइमर के बिना चेन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो आरएनए प्राइमर की जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है, डीएनए प्राइमेज करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है टेम्पलेट के ऊपर। ई कोलाई के केस में जो डीएनए प्राइमेज होता है उसको कोड करने वाला जीन कौन सा है, डीएनए जी जीन। ठीक है, डीएनए जी जीन क्या करता है, डीएनए प्राइमेज बनाएगा। डीएनए प्राइमेज क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। कैसे बनाएगा, हमारे टेम्पलेट को यूज़ करके, डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके। प्रोकैरियोट्स के केस में दीज आरएनए प्राइमर्स आर 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। यूकैरियोट्स के केस में ये छोटे होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग्स। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, 3 प्राइम एंड पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, जिससे आगे हमारा क्या करता है, अल्फा फोस्फेट जो होती है डीएनटीपीस की वो बॉन्ड बनाती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ SN2 रिएक्शन शो करके। ठीक है, एज बिकॉज प्राइमेज इज एन आरएनए पॉलीमरेज होता है, इट डज नॉट रिक्वायर ए 3 प्राइम OH ग्रुप टू विच न्यूक्लियोटाइड कैन बी एडेड। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आरएनए प्राइमेज एक्ट करेगा तो आरएनए प्राइमेज किसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करेगा, डीएनए को यूज़ करेगा। पर डीएनए पे तो 5 प्राइम पे फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसका तो 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओपन होता ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि जो आरएनए प्राइमेज होता है ना वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, उसको 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके क्या बना लेता है, आरएनए प्राइमर बना लेता है, जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कंसिस्ट करता है एज जस्ट लाइक द डीएनए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं आरएनए सिंथेसिस, किसका यूज़ करके, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना है किसके एक्शन से, हेलिकेज एंजाइम के एक्शन से। ठीक है, उसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करते हैं, पर उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यहाँ पे प्राइमर बनाना ही है। उसमें एक सीक्वेंस होता है, क्या होता है, GTA सीक्वेंस। GTA सीक्वेंस रिपीट होता है, मतलब ग्वानिन, थाइमिडीन और एडेनिन, ये तीनों नाइट्रोजनस बेस से रिपीट होते हैं किसके अंदर, जहाँ पे प्राइमेज को डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज़ करना होगा। ठीक है, जब भी हम ई कोलाई के जीनोम को एनालाइज करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, लैगिंग स्ट्रैंड, वहाँ पे GTA ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बार बार GTA रिपीट हो रहा है, ज़्यादा रिपीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पे हमें बहुत सारे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये डिसकॉन्टीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करता है। भी डीएनए होते हैं उनमें शॉर्ट आरएनए प्राइमर इम्बेंड किया जाता है। ठीक है, बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे RNAH एंजाइम होते हैं जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं, और क्या होते हैं, टोपोआइसोमरेज भी यूज़ होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं, जैसे ही हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। प्राइमेज फॉर्म में कॉम्प्लेक्स विद हेलिकेज, ये हेलिकेज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है रेप्लिकेशन फोक पे, और टेम्पलेट के अलोंग मूव करता है किसमें, लैगिंग स्ट्रैंड पे। द सिंगल प्राइमर ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, सिंगल प्राइमर की जरूरत होती है लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, बट लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे प्राइमर की जरूरत होती है क्या सिंथेसाइज करने के लिए, हमारा डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए। देखो, जब हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में जो एक टन होता है उसको गायर बोला जाता है, एक गायरे और एक टन। वो कितना होता है, एक टन जो होता है डीएनए का 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक डीएनए को जब हम रोटेट करेंगे उसके हेलिक्स को ओपन करने के लिए, तो उसको हमें 360 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, ताकि जो 10 बेस पेयर हैं वो क्या उसके सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो सके। मतलब हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तो वो अनवाइंड हो सके, ठीक है, सेपरेट हो सके स्ट्रैंड। तो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेट करता है, किस रेट से रेप्लिकेट करता है कि 1 मिनट में
30,000 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं। तो 30,000 न्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं या जो टर्न्स हैं उनको 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट की रेट से हमें क्या करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा, स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। तो जो ये अनवाइंडिंग प्रोसेस है ये किसके थ्रू करी जाएगी, एक एंजाइम के थ्रू की जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज बोलते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। डीएनए हेलिकेज होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं किसके बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बेस में। हेलिकेज अनवाइंडिंग में इनिशिएट नहीं होता, ये इनिशिएटर प्रोटीन जो होता है सबसे पहले डीएनए बी जो होता है वो सेपरेट करता है स्ट्रैंड्स को ओरिजिन पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, जिसको ORIC बोला जाता है, और एक स्ट्रैंड छोटा सा स्ट्रेच बना देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, जिस पे फिर हेलिकेज बाइंड होता है। मतलब जो हमारा इनिशिएटर प्रोटीन है वही रिक्रूट करता है किसको, हेलिकेज को। फिर हेलिकेज बाइंड हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड से, ठीक है, और मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, और उसको रेप्लिकेशन 4 को खोलता जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड नहीं करेगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करेगा और बाद में उसको ओपन करता चला जाएगा। हमारा डीएनए हेलिकेज होता है ई कोलाई के केस में, वो किसका प्रोडक्ट होता है, डीएनए बी जीन का होता है। तो हम डीएनए बी को ही हेलिकेज बोलते हैं ई कोलाई के केस में, ठीक है। ये अनवाइंड करता है डीएनए को एटीपी का यूज़ करके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलिकेज को रिक्रूट करता है कौन, डीएनए ए रिक्रूट करता है, जो क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है। पहले इनिशिएटर प्रोटीन क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्रिएट करेगा, फिर वहाँ पे डीएनए बी को बाइंड करेगा और फिर वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी यूज़ करेगा और हमारे रेप्लिकेशन फोर्क को इस तरह से ओपन करता जाएगा और फोर्क की जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी, लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डीएनए हेलिकेज यहाँ पे बाइंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। लैगिंग स्ट्रैंड पे किस डायरेक्शन में बाइंड होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है वो, ठीक है। और वो छोटे छोटे ब्रेक बनाता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाता है, रेप्लिकेशन को खोलता चला जाता है, ठीक है, खोलता चला जाता है। और गायरेज क्या करता है, गायरेज स्टेबलाइज करता है हमारे स्ट्रैंड को, मतलब सुपर कोइलिंग को बैलेंस करता है, वो लिंकिंग नंबर को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBs बाइंड हो जाते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है। यहाँ पे डीएनए गायरेज क्या करता है, स्ट्रेन, जो भी रेप्लिकेशन फोर्क पे स्ट्रेन क्रिएट हो रहा होगा उसको वो क्या करेगा, रिलीव करेगा, मतलब लिंकिंग नंबर को बढ़ने नहीं देगा। ऐसे ही हेलिकेज ओपन करता है हमारे किसको, रेप्लिकेशन फोर्क को। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्रिएट होता है जिसको स्टेबलाइज कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से टाइटली बाइंड हो जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होने देता, जैसे हेयर पिन नहीं बनने देता, ठीक है। ये टेट्रामर होते हैं, 4 यूनिट्स होती हैं इसमें, जो 35 टू 65 न्यूक्लियोटाइड्स को एक बारी में कवर कर सकती हैं। से हमारा जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है डीएनए ए होता है, वो हमारा कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। उसी तरह हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी क्या करता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है। मतलब एक अगर SSB बाइंड होगा तो वो दूसरे को बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ा देता है, फिर दूसरा तीसरे की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा देता है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो एंटायर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पूरा कवर कर लिया जाता है SSB प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। विदाउट द SSB प्रोटीन जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो दोबारा से रीनेचर हो सकते हैं या फिर इंट्रा स्ट्रैंड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो जिससे हमारा क्या हो सकता है, जो पॉलीमरेज है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा और डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ई कोलाई के केस में जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो क्या है, इनकोड किए जाते हैं SSB जीन के थ्रू, जो स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। देखो, जो हमारा सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है ई कोलाई का, वो अनवाइंड होने के लिए 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट शो करता है, जिसकी वजह से हमारा अनवाइंड हो जाता है डीएनए, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रैंड सेपरेशन हो जाता है। फिर भी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होती, लिंकिंग नंबर नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता, डीएनए गायरेज वहाँ पे इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इनहिबिट करता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हो रही है, ऊपर होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइल्स आ रहे हैं, मतलब ये लिंकिंग नंबर बढ़ रहा है। लिंकिंग नंबर को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएगा, डीएनए गायरेज बाइंड हो जाएगा, टोपोआइसोमरेज बाइंड हो जाएंगे, जो इस पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, इनहिबिट करेंगे। टोपोआइसोमरेज क्या होते हैं, टोपोआइसोमरेज आर रिक्वायर्ड
द रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड बाय एंजाइम्स। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? डीएनए टोपोआइसोमरेज के थ्रू। ये सुपर कोइलिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक क्रिएट कर देते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है, बट ये कोवलेंट लिंकेज का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हेल्ड करे जा सकें और उनको एक दूसरे से निकाल के सुपर कोइलिंग को मतलब नॉर्मल डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, सुपर कोइलिंग को हटा देते हैं। क्या होते हैं टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम जो टेम्परेरी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं डीएनए में, जिसकी वजह से सुपर कोइल्स रिमूव किए जा सकते हैं एक टाइम पे एक सुपर कोइल। डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम ट्रांजिएंट डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से या तो हमारा सुपर कोइल दो सुपर कोइल्स को एक टाइम पे रिमूव कर सकते हैं या फिर हम सुपर कोइल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस भी करवा सकता है और रिमूव भी करवा सकता है, पर ये एक स्ट्रैंड को एक ही बार कट करेगा और एक में से एक ही सुपर कोइलिंग को एक बार में रिमूव करेगा। कि जो हमारा डीएनए टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो कैसे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करता है और कैसे वो रोटेट करके हमारे सुपर कोइल को एक बार पे एक सुपर कोइलिंग को हटाता है। देखो, वन एंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कैन नॉट रोटेट रिलेटिव टू अदर एंड। एक एंड दूसरे के अगेंस्ट रोटेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उससे हमारा क्या बाइंड हो जाता है? टोपोआइसोमरेज फर्स्ट बाइंड हो जाता है। डीएनए टोपोआइसोमरेज कोवलेंटली किसके साथ अटैच हो गया है? फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो गया है। जब वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो गया तो यहाँ पे जो बॉन्ड था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो टूट जाएगा। एक स्ट्रैंड में टूट रहा है, दूसरे में नहीं टूट रहा है, एक में स्ट्रैंड में टूट रहा है। द ओरिजिनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एनर्जी स्टोर्ड किस में स्टोर हो गई? फॉस्फोटायरोसिन की फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे टायरोसिन ग्रुप प्रेजेंट है तो टायरोसिन के साथ फॉस्फेट जब बाइंड होती है तो यहाँ पे वो जो यहाँ से एनर्जी निकली थी वो इस बॉन्ड को बनाने में यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जैसे ये टायरोसिन बॉन्ड तोड़ेगा तो दोबारा से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जो दो एंड होते हैं डीएनए डबल हेलिक्स के, अब उनको रोटेट करा जा सकता है एक दूसरे के रिलेशन में। अब दोबारा से उनको रोटेट करके सुपर कोइलिंग को हटा देंगे और दोबारा से यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा और टायरोसिन ग्रुप को रिलीज़ कर देंगे और फॉस्फेट दोबारा से यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। दोबारा से हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और सुपर कोइलिंग को रिलीज़ कर दिया जाएगा। टोपोआइसोमरेज सेकेंड होता है जिसको हम ई कोलाई के केस में क्या बोलते हैं? ई कोलाई के केस में हम इसको गायरेज बोलते हैं, डीएनए गायरेज। ये क्या करता है? डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस होती है या फिर पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को हटा दिया जाता है। अब इसको अपने एक्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, पर टोपोआइसोमरेज फर्स्ट को अपने एक्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अपनी प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करता है? दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में कट करता है, एक स्ट्रैंड में नहीं, दोनों स्ट्रैंड में कट करता है, ठीक है। होल्डिंग ऑन टू द एंड सेट क्लीवेज साइड, जो कोवेलेंटली बॉन्ड के थ्रू ये दोनों साइड्स को होल्ड करके रखता है और एक दूसरे से पास करवा के वहाँ पे क्या करता है? या तो नेगेटिव सुपर कोइल क्रिएट करता है या पॉजिटिव सुपर कोइल को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये जो टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम है ये सेपरेट कर सकते हैं इंटरलॉकिंग सर्कुलर मॉलिक्यूल्स को। तो ये जब कैटिनेट फॉर्म होता है थीटा रेप्लिकेशन के टाइम पे तब यूज़ किए जाते हैं। जैसे टोपोआइसोमरेज सेकेंड किस में है? यूकैरियोट्स में है, पर ई कोलाई के अंदर क्या होता है? डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज एक टेट्रामर होता है, 4 सब यूनिट होती हैं इसमें, 2 अल्फा सब यूनिट होती हैं जो कोड करता है गायरेज एंजाइम ए, ठीक है। गायरेज ए जीन जो है वो किसको कोड करता है? अल्फा सब यूनिट को, ठीक है। और जो बीटा सब यूनिट होती है वो गायर बी जीन के थ्रू कोड की जाती है। नेलिडिक्सिक एसिड एंड कोमरमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। कोमरमाइसिन और नेलिडिक्सिक एसिड ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन को ई कोलाई में ब्लॉक करती हैं बाय बाइंडिंग टू दिस अल्फा एंड बीटा सब यूनिट रिस्पेक्टिवली। और ये किसकी सब यूनिट होती है? डीएनए गायरेज की। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारी कोमरमाइसिन क्या है, किसको ब्लॉक करती है, कैसे ब्लॉक करती है डीएनए रेप्लिकेशन को? तो ये प्रोकैरियोट्स में मतलब ई कोलाई में ब्लॉक करती हैं, बाइंड कर जाती हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट के साथ डीएनए गायरेज की और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं। फिर वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग नहीं इंट्रोड्यूस करवाता और ना ही वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग्स को हटा सकता है या ना ही वो कैटिनेट को हटा सकता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है ई कोलाई में, क्योंकि ये डी कैटिनेट करते हैं किसको? कैटिनेटेड डीएनए।
अराइज होता है कि क्यों डीएनए गायरेज की एक्टिविटी इतनी रिक्वायर्ड होती है, किसके केस में, ई कोलाई के केस में। अब देखो क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है नेगेटिवली सुपर कोइल्ड होता है, किसके केस में, ई कोलाई के केस में। नेगेटिव सुपर कोइल इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डीएनए गायरेज, ठीक है, विद एनर्जी। जो एनर्जी कौन सप्लाई करता है यहाँ पे, एटीपी सप्लाई करता है, क्योंकि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके ही डीएनए गायरेज एनर्जी यूज करता है। दिस एक्टिविटी ऑफ डीएनए गायरेज प्रोवाइड अनदर सॉल्यूशन टू द अनवाइंडिंग प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव सुपर कोइल्स by unwinding the complementary strand of relaxed DNA, replication में produce relaxed DNA कहाँ पे, फोर्क के आगे, जो रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है उसके आगे, है ना, और अनवाइंड कर देते हैं नेगेटिवली सुपर कोइल्ड डीएनए को। बिकॉज सुपर हेलिकल टेंशन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, दैट इज स्ट्रैंड सेपरेशन इज एनर्जेटिकली फेवर्ड। क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिली, एटीपी हाइड्रोलाइसिस से। जो नेगेटिव सुपर कोइलिंग है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, बिहाइंड द फोर्क, ठीक है। अब ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग क्या करेगी, अनवाइंडिंग प्रोसेस करेगी। इफ सो दिस मैकेनिज्म नाइसली एक्सप्लेन वाई डीएनए गायरेज एक्टिविटी रिक्वायर, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। डीएनए गायरेज में सिंपली रिमूव पॉजिटिव सुपर कोइल्स फॉर्म अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोक, जो किसके आगे फॉर्म होते हैं, रेप्लिकेशन फोक के आगे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखते हैं डीएनए गायरेज कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल था जो डबल स्टैंडर्ड था और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल था इन केस ऑफ बैक्टीरिया या ई कोलाई। यहाँ पे कोई सुपर कोइलिंग नहीं थी, पर डीएनए जो हमारा यहाँ पे डीएनए गायरेज मॉलिक्यूल है उसने फोल्ड कर लिया मॉलिक्यूल को अपने ऊपर 2 बार और नेगेटिव सुपर कोइलिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब गायरेज क्या करता है, 2 स्ट्रैंड को तोड़ता है और दोनों स्ट्रैंड्स को पास करवा के क्या करता है, जो हमारा सुपर कोइलिंग है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। और रिमूव करके क्या करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कोई सुपर कोइलिंग नहीं थी, यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग थी, क्योंकि ये देखो इस तरह से स्ट्रैंड बन रहा है, इस तरह से स्ट्रैंड बन रहा है और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रैंड बन रहा है। तो जब ये स्ट्रैंड इस तरह से बनेगा, जस्ट ए मिनट, जब हमारा ये इस तरह से आएगा स्ट्रैंड तो ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है, और जब ये इस तरह से आएगा तो ये क्या है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को ये कैसे रिमूव करता है, एटीपी का यूज़ करके दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा और उनको एक दूसरे से पास करके नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करवा देगा। देखते हैं कि ई कोलाई के केस में डीएनए सिंथेसिस कैसे की जाती है, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक ऐसा एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। इट्स 5' to 3' polymerase activity allow it to add nucleotide in 5' to 3' डायरेक्शन में ये ऐड करता है, ठीक है। पर ये रीड कब करता है, 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, मतलब प्राइमर को, बट ये क्या करता है, ऐड करता है 5' to 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को। इट्स 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवाती है जो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, किस डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में ये प्रूफ रीडिंग करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो हाई प्रोसेसिविटी शो करता है, ठीक है। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को एक टाइम पे ऐड कर सकता है और ऐसा ये क्लैंप लोडर की वजह से करता है। हाई प्रोसेसिविटी और डीएनए पॉलीमरेज 3 इंश्योर की जाती है कि ये क्या कर सके, बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स को ऐड कर सके। दिस पॉलीपेप्टाइड टर्म द, और किसकी वजह से होती है, ये पॉलीपेप्टाइड की वजह से होती है। किसकी पॉलीपेप्टाइड, डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती है जिसकी वजह से इसकी हाई प्रोसेसिविटी इंश्योर की जाती है। जो ये पॉलीपेप्टाइड है इसको क्या बोलते हैं, बीटा सब यूनिट। अब ये बीटा सब यूनिट क्या है, स्लाइडिंग क्लैंप बनाती है जो डीएनए को इनसर्कल कर लेता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट से बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर पे ऐड कर पाता है और डीएनए जो नया डीएनए है उसको सिंथेसाइज कर पाता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। देखो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है इसको रेप्लिकेज बोला जाता है, और ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए एंजाइम होता है, इसको होलो एंजाइम बोला जाता है। होलो एंजाइम बोला जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंट सब यूनिट होती है। एक मल्टीमेरिक एंजाइम है जिसका मोलिकुलर मास 9 लाख डोल्टन के करीब होता है, ठीक है। इसलिए इसकी कंप्लीट फॉर्म को होलो एंजाइम फॉर्म बोला जाता है। इसका एक कोर होता है जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, जिसकी 3 सब यूनिट होती है, एक अल्फा, एक एप्सिलॉन और एक थीटा, ठीक है। एडिशन ऑफ टॉर्क सब यूनिट रिजल्ट इन डाइमराइजेशन ऑफ कैटालिटिक कोर, डाइमर फॉर्म कर देता है और इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैटालिटिक कोर सिंथेसाइज करता है शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड
क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है फोल्ड करने की। तो ये किसके साथ, इसकी जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट है जो स्लाइडिंग क्लैंप का काम करेगी उसके साथ बाइंड करके प्रोसेसिविटी को बढ़ा देता है। द बीटा सब यूनिट ऑफ पॉलीमराइज थर्ड वो एक डायमेरिक क्लैंप फॉर्म करती है जो इसकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कर देता है। प्रूफ रीडिंग फंक्शन इसका किसके थ्रू किया जाता है, एप्सिलॉन सब यूनिट के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। हमारा ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। ये क्या करता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, पर इसकी प्रोसेसिविटी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से कम होती है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है अगर कोई मिसमैच बेस पेयर आ गया हो तो, ठीक है। Unlike DNA polymerase third, DNA polymerase 1 is also possess 5 prime to 3 prime exonuclease activity, जिसकी वजह से ये प्राइमर को भी रिमूव कर सकता है बाय प्राइमेज एंड टू रिप्लेस दैम विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड बाय सिंथेसाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये क्या करता है, प्राइमर को रिमूव करता है और उस डायरेक्शन में ये डीएनए को सिंथेसाइज कर देता है प्राइमर को रिमूव करके। डीएनए पोलीमरेज 1 की लोअर प्रोसेसिविटी होती है एज कम्पेयर टू डीएनए पोलीमरेज 3, बट ये इंपॉर्टेंट होता है प्राइमर को रिमूव करने के लिए और वहाँ पे डीएनए बनाने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैज़ इनिशिएटेड सिंथेसिस, प्राइमर पे सिंथेसाइज करता है और डाउन स्ट्रीम में मूव करता है। पर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर से रिमूव करके उसको डीएनए न्यूक्लियोटाइड से चेंज कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ भी किस में काम करते हैं, डीएनए रिपेयर में काम करते हैं इन केस ऑफ ई कोलाई। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में इन केस ऑफ ई कोलाई और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है जिसकी पॉलीमराइजेशन वो करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और प्राइमर को रिमूव करेगा और उसको डीएनए के साथ रिप्लेस कर देगा। पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो पॉलीमराइजेशन भी करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और वो सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। डीएनए रिपेयर का काम करता है, रेप्लिकेशन को रीस्टार्ट करता है अगर डैमेज डीएनए हो या डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया हो। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वो हमारा क्या करता है, पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, डीएनए की पॉलीमराइजेशन करके उसको इलोंगेट कर देता है। फोर्थ क्या करता है, फोर्थ सिर्फ पॉलीमराइजेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसकी कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। ये डीएनए रिपेयर करता है। फिफ्थ जो होता है वो क्या करता है, ये भी डीएनए रिपेयर का काम करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है और डीएनए सिंथेसिस का काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज अमंग द डीएनए पॉलीमरेज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बट उनके डिफरेंस होने की वजह से भी उनके कुछ फंक्शंस हैं जो सिमिलर हैं। जैसे वो किसी भी सीक्वेंस को टेम्पलेट पे क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को जो प्राइमर होता है उसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ऐड करके वो सिंथेसाइज करेंगे। डीएनटीपीज का यूज़ करेंगे नए डीएनए को बनाने के लिए, प्राइमर की जरूरत होगी उनको डीएनए को बनाने के लिए। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करेंगे बाय जॉइनिंग 5 फॉस्फेट ग्रुप ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर। नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड प्रोड्यूस करेंगे जो कम्प्लीमेंट्री होगा और एंटी पैरेलल होगा किसके, टेम्पलेट स्ट्रैंड के। और नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स को भी रिक्रूट करवाते हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क पे। आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है और कहीं पे कट लग जाए अगर मिसमैच रिमूव हो तो वहाँ पे भी ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है, मतलब ज्वाइन करता है दो सेगमेंट्स। क्या रोल होता है डीएनए लाइगेज का, यू प्रोकैरियोट्स के केस में, ई कोलाई के केस में डीएनए लाइगेज कैटालाइज द कोवेलेंट क्लोजर, जहाँ पे भी निक क्रिएट होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग होगा या कोई बेस नहीं होगा वहाँ पे, वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है डीएनए मॉलिक्यूल में एनर्जी का यूज़ करके। कहाँ से एनर्जी यूज़ करता है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से, एनएडी से और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। इन ई कोलाई द ई कोलाई डीएनए लाइगेज किसका यूज़ करता है, एनएडी का एज अ को फैक्टर यूज़ करता है। बट सम डीएनए लाइगेज क्या यूज़ करते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, निक क्रिएट करने के लिए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्रिएट करने के लिए। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ऑफ लाइगेज एएमपी ये इंटरमीडिएट का काम करता है टू फॉर्म ए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, किसके साथ फॉर्म करता है, 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ। जहाँ पे भी गैप होगा वहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ लाइगेज एएमपी क्या करेगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगी। देन ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसके थ्रू, 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और फॉस्फेट के बीच में और हमारे ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं, और जो निक था, जो गैप था वो फिल हो जाएगा।
डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आया, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो रखा था यहाँ पे, या तो बेस मिसिंग था या कुछ भी था, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग था। तो एंजाइम प्लस एटीपी आएगा या एंजाइम प्लस एनएडी आएगा। अब ये एंजाइम जब एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एंजाइम एएमपी बन जाएगा, ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगी और मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में एडेनिन किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एंजाइम के साथ। फिर ये फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और फॉस्फोडाइएस्टर लिंक क्रिएट करेगा। यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था और ये इनकमिंग फॉस्फेट थी, तो इनकमिंग फॉस्फेट ये तो निकल जाता है बाहर और फॉस्फेट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड क्रिएट करके फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्रिएट कर दिया। तो ये सारा फंक्शन कौन कर रहा है, हमारा लाइगेज एंजाइम कर रहा है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है गैप के, जहाँ पे भी गैप है वहाँ, तो गैप फिलिंग का काम कर रहा है ये। अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे टर्मिनेट होता है, किसके केस में, ई कोलाई के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो इसे डिफरेंट स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ई कोलाई में वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो दोनों स्ट्रैंड जब मिल जाएंगे अपोजिट साइड में, क्योंकि सर्कुलर डीएनए होता है, तो इधर से स्टार्ट हुआ है तो इधर से स्टार्ट हुआ है, तो वो जब पूरा मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड होता है यहाँ से, जस्ट अ मिनट, देखो ऐसे होता है, इस तरह से हमारा स्ट्रैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा नया डीएनए बनेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में आके नीचे की तरफ मिल जाएगा और ऊपर वाला भी नीचे की तरफ जब पूरा मिल जाएगा तब हमारा क्या होगा, ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले होती है टर साइट। टर साइट क्या है, टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस अबाउट 23 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और इसको क्या बोला जाता है, टर साइट बोला जाता है, टर साइट्स। तो टर ए, टर बी, इस तरह से इसके नाम होते हैं जहाँ पे टर्मिनेट होता है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है ORIC के, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के। और ये जो सीक्वेंस होते हैं ये नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, और ये ब्लॉक कर देते हैं रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है उसको ब्लॉक करके रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ब्लॉक करने का यहाँ पे ये काम करते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फोर्क और आगे मूव नहीं कर पाता। दूसरा होता है टस प्रोटीन। टस प्रोटीन टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, ठीक है। तो जो टर साइट होती है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, टर साइट रिकॉग्नाइज करती है टस प्रोटीन को और बाइंड कर जाती है इनसे, तो क्या फॉर्म हो जाता है, टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, टस टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जो एक कॉन्ट्रा हेलिकेज का काम करता है, विच एक्ट एज ए कॉन्ट्रा हेलिकेज, कॉन्ट्रा हेलिकेज का काम करता है। और ये कॉन्ट्रा हेलिकेज क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स हेलिकेज, हेलिकेज को प्रिवेंट करता है। कौन सा हेलिकेज एक्ट करता है, हमारा यूकोलाई, मतलब प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए बी हेलिकेज एक्ट करता है, तो उसको प्रिवेंट कर देता है कि वो डीएनए की अनवाइंडिंग ना करे, ठीक है, डीएनए की अनवाइंडिंग ना करे, मतलब उसके फंक्शन को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसके फंक्शन को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। फिर मीटिंग ऑफ फोर्क्स, 2 रेप्लिकेशन फोर्क कन्वर्ज होके टर्मिनेशन जोन पे मिल जाते हैं, टर्मिनेशन जोन पे क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और ये टर्मिनेशन जोन अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, अपोजिट ऑफ ORIC के, ठीक है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। एक होता है डीकैटिनेशन ऑफ डॉटर डीएनए। आफ्टर रेप्लिकेशन 2 सर्कुलर डॉटर डीएनए इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, ठीक है, इंटरलिंक्ड हो जाती है इस तरह से, ये 2 सर्कुलर डीएनए इस तरह से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज सेकेंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और वो निक क्रिएट करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में और क्या कर देता है, उनको अलग अलग कर देता है, इस तरह से अलग हो जाते हैं दोनों डीएनए, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, टर्मिनेशन प्रोसेस होती है, किसके केस में, यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में। तो टर्मिनेशन किस सीक्वेंस के थ्रू होता है, टस्टर सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है, और दोनों जब हमारा यहाँ पे डीकैटिनेट हो जाता है तब होता है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो मिल जाते हैं तब होता है, और हेलिकेज की एक्टिविटी इनहिबिट करने से होता है।
अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। तो यूकैरियोट्स में देखो जो सेल साइकिल चलती है, तो सेल साइकिल में पहले आती है G1 फेज़। ठीक है, G1 फेज़ में क्या होता है, हमारे यहाँ पे हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज वो बाउंड हो जाता है किसके साथ, हमारा डीएनए के साथ। ठीक है, हेलिकेज क्या होता है, इसमें MCM27 कॉम्प्लेक्स ये बाइंड हो जाता है। पर एस फेज़ में जाके CDK प्रोटीन एक्टिविटी शो करता है, उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आता है। ये बाइंड तो हो जाता है, पहले क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारी सेल साइकिल के टाइम पे एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करता है, किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है, G1 फेज़ में क्या होता है, G1 CDK एक्टिवेट किए जाते हैं साइक्लिन प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, फिर जो एक्टिवेटेड G1 CDK प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं एस फेज़ के स्पेसिफिक CDKs को। ठीक है, जिसको SCDK बोलते हैं। अब जो एक्टिवेटेड SCDK हैं वो ट्रिगर करते हैं असेंबली डिफरेंट प्रोटीन्स की, जैसे इनिशिएटर प्रोटीन, हेलिकेज प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इन सब की असेंबली किस पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स चलते हैं। अब देखो, जैसे हमने देखा था अभी डायग्राम में, वाटसन में क्या दिखाया गया था कि जो हमारा सेकेरोमाइसिस सेरेविजियाई है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होता है, उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जस्ट मिनट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर B1 A डोमेन प्रेजेंट होता है, B1 डोमेन प्रेजेंट होता है, B2 एंड B3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं। तो A और B1 क्या होते हैं, इनके ऊपर आके इनिशिएटर प्रोटीन्स बाइंड होते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, ORC होता है इनिशिएटर प्रोटीन। और उसके बाद ये जो डोमेन है यहाँ पे क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये कितना लंबा होता है, 125 बेस पेयर लॉन्ग होता है। और इसमें 11 बेस पेयर का कंसेंसस सीक्वेंस पाया जाता है, जो 80 रिच होता है, 80TTT, 80AZ और 80T, इस तरह से सीक्वेंस यहाँ पर रिपीट करते हैं। ठीक है, तो SCDK जब एक्टिवेट हो जाता है एस फेज़ में, इंटरफेज़ की एस फेज़ में जब CDK प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो SCDK ट्रांसफ़र करते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप किस पे, SID2 और SID3 में। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं तो ये किससे बाइंड करते हैं, DP, हमारा DPB11 जो होता है उसके साथ बाइंड करते हैं। और वो एक स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है जो रेप्लिकेटेड ओरिजिन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसके बाद CDC45 एसोसिएट हो जाता है किसके साथ, CDC45 यहाँ पे अटैच होता है किसके साथ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। ठीक है, और प्री लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, प्री लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर एक लार्ज नंबर के डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं जैसे CDK आते हैं और वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और CMC कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, CMC कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर उसके बाद करता है जो ओरिजिन ORC होता है, ORC जो हमारा क्या है, इनिशिएटिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है, इनिशिएटिंग प्रोटीन होता है ये इनिशिएटिंग प्रोटीन क्या करता है, रिक्रूट करता है यहाँ पे CDC को और CDT1 को, CDT1 को और CDC को रिक्रूट करता है। CDC6 और जो हमारा CDT1 है ये रिक्रूट करते हैं किसको, MCM कॉम्प्लेक्स को, जो मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन होता है, जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करेगा। फिर MCM कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या, कितनी यूनिट होती है इसके अंदर, हमारी MCM कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी यूनिट होती है, 6 यूनिट होती हैं, 6 प्रोटीन होते हैं इसमें, MCM2 से लेके 7 तक 6 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये एक हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करता है, हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करता है डीएनए के अराउंड। ठीक है, पर इसका जो एक्टिवेशन है, बाइंड तो किस में हो जाता है, ये G1 फेज़ में बाइंड हो जाता है, पर ये एक्टिवेट कब होता है, ये S फेज़ में एक्टिवेट होता है। ठीक है, और ये अनवाइंड करता है डबल हेलिक्स डीएनए को, क्योंकि ये एक हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एंजाइम है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। जैसे बैक्टीरिया के केस में डीएनए भी एक्ट करता है, उसी तरह हमारे केस में MCM27 जो है वो एक्ट करता है एज अ हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसके बाद फिर
हमारा क्या होता है, जो ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स है जिसको ORC भी बोलते हैं, ठीक है, ये बाइंड हो जाता है ORC जॉइंड बाय सीरीज ऑफ अदर प्रोटीन्स, जैसे MCM कॉम्प्लेक्स हो गया और प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। MCM असेंबल हो जाता है किसमें, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में, और फॉस्फोरिलेट करता है CDK को, CDK फिर बाइंड करता है किसको, CDC45 की प्रमोट करता है बाइंडिंग, और SID प्रोटीन्स की CDK एक्टिवेट करेगा SID2 और SID3 को, फिर ये GINS कॉम्प्लेक्स को अनेबल करेगा, ठीक है, किससे बाइंड करने के लिए, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स से बाइंड करने के लिए। GINS कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है MCM के एक्टिवेट करने के लिए, MCM हेलिकेज जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो जो प्रोटीन होते हैं MCM वो बाइंड हो जाते हैं और वो सेपरेट कर देते हैं हमारे डबल स्टैंडर्ड DNA को, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क जनरेट हो जाता है, और फिर क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या आती है, हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस आती है जिसमें डिफरेंट हमारे DNA पॉलीमरेज मेजर रोल प्ले करते हैं नए DNA को सिंथेसाइज करने के लिए। तो हमारे यूकैरियोट्स के केस में DNA पॉलीमरेज अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन होते हैं। तो जो अल्फा होता है इसकी कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, इसकी फिडेलिटी कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁵ होती है। प्रोसेसिविटी इसकी मॉडरेट रहती है, सबसे हाई प्रोसेसिविटी गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन की होती है। इसका रोल क्या होता है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, RNA प्राइमर की सिंथेसिस करता है। और बीटा जो होता है इसकी भी कोई एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सिर्फ गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन की ही होती है, ठीक है, इसकी प्रोसेसिविटी लो होती है और हाई प्रोसेसिविटी किसकी होती है, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन की होती है, ठीक है। ये DNA रिपेयर का काम कौन करता है, DNA पॉलीमरेज बीटा, और माइटोकॉन्ड्रिया DNA को कौन से रेप्लिकेट करता है, गामा, ठीक है। डेल्टा किसको करता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे DNA रेप्लिकेट करता है, और एप्सिलॉन किस पे करता है, लीडिंग स्ट्रैंड पे DNA रेप्लिकेट करता है। इलॉन्गेशन कहाँ पे होती है, जो RNA प्राइमर होता है, RNA प्राइमर के 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे DNTPs को बाइंड करता है DNA पॉलीमरेज, ठीक है, DNA पॉलीमरेज। जैसे हमने बात करी DNA हमारा पोल जो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे ऐसा करेगा, और जो हमारा DNA पॉलीमरेज हमारा जो एप्सिलॉन होता है वो किस पे करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड पे करेगा, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड पे करेगा क्या, DNA सिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिविटी होती है DNA पॉलीमरेज की, इसको बढ़ाने के लिए PCNA होता है जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है, स्लाइडिंग क्लैंप होता है जो प्रोसेसिविटी को बढ़ाता है DNA पॉलीमरेज डेल्टा की, ठीक है। एक ATR होता है, ATR सीरिन थ्रोनिन काइनेज होता है जो जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, और रेप्लिकेशन फोर्क को क्या प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पे स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, हेलिकेज का काम करता है, ओपन करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA को। ये क्या है, स्लाइडिंग क्लैंप है, और ये क्या है, हमारा एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, और डेल्टा किसको करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। ATR क्या करेगा, ये सीरिन थ्रोनिन काइनेज है, ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इंटीग्रिटी को स्टेबलाइज करेगा रेप्लिकेशन फोर्क की, ठीक है। हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का एंड पॉइंट क्या कहलाता है, टेलोमेर कहलाता है। टेलोमेर पे जो हमारे टेलोमर्स होते हैं उस पर एक रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, TTAGGG का सीक्वेंस, ठीक है, ये हेक्सामेरिक फॉर्म में रिपीट करता है, और ये कैपिंग करता है ह्यूमन क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो टेलोमेर है, इसकी सिंथेसिस हमारा DNA पॉलीमरेज नहीं करता, इसकी सिंथेसिस कौन करता है, टेलोमरेज एंजाइम करता है। टेलोमरेज एंजाइम के अंदर एक RNA कंपोनेंट होता है, वो RNA कंपोनेंट ही क्या करता है, RNA प्राइमर की सिंथेसिस करता है, यहाँ पे अलग से प्राइमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये हमारा लेट एस फेज में ऐसा होता है कि टेलोमरेज क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, एक नई DNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में DNA को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स है उसकी ज़रूरत भी होती है किस पे, अनबाउंड सिंगल स्टैंडर्ड DNA पे बाइंड करने की, जो कोऑपरेटिव मैनर में ही बाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है उनकी बात करें तो ये ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर कोऑपरेटिव मैनर में ऑर्गेनाइज होते हैं, उसी तरह यहाँ पे यूकैरियोट के केस में भी कोऑपरेटिव मैनर में ये ऑर्गेनाइज। अब देखो DNA रेप्लिकेशन को कैसे टर्मिनेट किया जाता है यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स में टर और टस साइट नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओराई प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो काम आता है RNA प्राइमर को रिमूव करने का, ठीक है। RNA प्राइमर को रिमूव किया जाता है RNase
H के थ्रू जो RNA को RNA DNA हाइब्रिड वाली पोजीशन पे ही रिमूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जस्ट अ मिनट, जैसे ये हमारा क्या है DNA है, ठीक है, ये भी हमारा DNA है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो RNA प्राइमर प्रेजेंट है, यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे ये हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ऊपर DNA यहाँ पे RNA। पर जब इसको बिल्कुल एंड पॉइंट से रिमूव करना होगा, एंड पॉइंट से रिमूव करने के लिए RNA को RNA से रिमूव करना होगा। तो ये काम कौन करेगा हमारा, ये काम करेगा हमारा FEN फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये प्राइमर फ्रेगमेंट्स को रिमूव करेगा। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, टोपोआइसोमरेज आता है, टोपोआइसोमरेज आता है, जो क्या करता है, बिल्कुल लास्ट वाले हमारे RNA को रिमूव करता है। और डेल्टा यहाँ पे किसको, गैप को फिल करता है, और लाइगेज सील कर देता है गैप को। तो ये यहाँ से रिमूव करेगा। फिर आएगा FEN1 जिसको फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 बोला जाता है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 बोला जाता है। ये क्या करता है, प्राइमर फ्रेगमेंट को डिस्प्लेस करता है, प्राइमर फ्रेगमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसको हटाता है वहाँ से, ठीक है। और DNA पॉलीमरेज जो डेल्टा होता है वो यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा उस गैप को फिल करेगा, गैप फिलिंग का काम करेगा, ठीक है। और जो गैप फिलिंग के बाद जो लास्ट में ज्वाइनिंग का काम करेगा वो DNA लाइगेज करेगा, ये सील कर देगा गैप को, ठीक है। अब जो टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, टोपोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे किससे कौन सही करता है, टोपोआइसोमरेज सेकंड सही करता है, किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है। अब एंड पॉइंट हमने टेलोमर की बात करी कि टेलोमर पे हमारा DNA कौन सिंथेसाइज करता है, तो टेलोमेरेज हमारा यहाँ पे एंजाइम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करता है बाय आइडेंटिफाइंग TTAGGG सीक्वेंस ह्यूमन बीइंग के केस में, ठीक है। ये 3 प्राइम पे ओवरहैंग करते हैं ये सीक्वेंस, ठीक है, TTAGGG, ठीक है। और ये लैगिंग स्ट्रैंड को ही सिंथेसाइज करता है, लैगिंग स्ट्रैंड में ही प्रेजेंट होते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड पे ही सिंथेसाइज करता है। और S फीस की एंड मतलब जो लास्ट वाला टाइम होता है बिल्कुल उसमें ऐसा सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे जो CMG हेलिकेज है, CMG हेलिकेज में क्या आता है, CDC45 आता है, MCM कॉम्प्लेक्स आता है 227 और GINS कॉम्प्लेक्स आता है। इसको अनलोड किया जाता है और इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूबिक्यूटिन मेडिएटेड प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस के थ्रू। तो इस तरह से हमारा जो यूकैरियोट का जो रेप्लिकेशन है वो फिनिश होता है, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोट्स में कोई सिंगल टर्मिनेशन साइट नहीं होती, तो फोक मिल जाते हैं, जैसे ही फोक मिलेंगे रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगा। RNAH, FEN1 और DNA पॉलीमरेज डेल्टा और DNA लाइगेज ये सब क्या करेंगे, RNA प्राइमर को रिमूव करेंगे, गैप सीलिंग करेंगे। टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे सुपर कोइलिंग को मतलब जो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है उसको रिमूव करेगा। टेलोमरेज क्या करेगा, एंड पॉइंट पे रेप्लिकेशन करेगा। और जो हमारा CMG हेलिकेज है इसको यूबिक्यूटस जो हमारे प्रोटियोलाइटिक मैकेनिज्म होगा उसके थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा।